Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इससे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए, और मैं खुद भी पर्सनली चाहती थी कि मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियोस लेकर आऊँ। तो अब से हम फोकस करेंगे उन वीडियोस पे जो हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड बात करती हैं। बट हिस्टोरियोग्राफी को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि हिस्टोरियोग्राफी है क्या। देखिए, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, तो हिस्ट्री राइटिंग के मेथड को हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री को समझना है कि कोई भी बुक या कोई भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस बेसिस पे है, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उसने कौन सी हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो किया है। ठीक है, कि हिस्ट्री राइटिंग क्या, वेदर इट इज अ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वेदर मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये सब होती क्या है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हिस्ट्री अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आपको ये समझना अगर आ गया ना कि किस तरीके से लिखी जाती है, तो आपको हिस्ट्री भी या कोई भी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बाकी ये मेरे अपने नोट्स हैं, जब मैं मास्टर्स में थी तो वहाँ पे जो भी मैंने नोट्स बनाए थे उससे रिलेटेड मैं आपको आई विल ट्राई कि मैं अपने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं आपको आसान भाषा में इसको समझा सकूं। तो आज जिस हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओरिएंटलिस्ट। इसको इंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी बोला जाता है, और इसमें हम बात करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू विलियम जोन्स, क्योंकि विलियम जोन्स ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। खैर, इसके अलावा भी हिस्टोरियंस रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मेनली फोकस करते हैं कि ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है क्या, कैसे स्टार्ट होती है और विलियम जोन्स का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, ब्रिटिशर्स, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, क्योंकि जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है ये सबसे पहली हिस्टोरियोग्राफी थी जो हमें देखने को मिलती है। और ये जब जो अर्ली कॉन्क्वेस्ट था ब्रिटिशर्स का, देखिए उससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही हुआ कि उन्होंने जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, जो पुरानी हमारी प्राचीन इतिहास है, उसको वापस से मॉडर्न लाइन्स में उसको हिस्टोरियोग्राफी को लिखा गया। और ऐसा नहीं है कि ओरिएंटलिस्ट ही पहले ऐसे थे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को वापस से लिखने की या री इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक और नाम सामने आता है जिनका नाम है रॉबर्ट ऑर्मे। रॉबर्ट ऑर्मे ने अपनी 2 बुक्स लिखी थी। जो पहली बुक का नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रिटिश नेशंस इन द हिंदुस्तान फ्रॉम द ईयर 1745, ये इनकी एक बुक थी। और दूसरी बुक का नाम है हिस्टोरिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो अपनी पहली बुक है उसमें ये बात करते हैं अबाउट द ओल्ड मुगल डायनेस्टी, और अपनी दूसरी बुक में ये बात करते हैं कि जो इंडियंस थे, ठीक है, वो अपनी इतनी जो पुरानी सदियों की एजेस की जो मेमोरी है वो कब भूल जाते हैं, वो जब भूलते हैं जब वो शुरू करते हैं प्रे करना, किसको, विष्णु को, ईश्वर को, ब्रह्मा को, या सबऑर्डिनेट डीएटीज को। तो ये 2 बुक्स लिखी हैं जिसमें एक में वो मुगल डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी बुक में ये कहते हैं कि जो हिंदूज हैं या जो इंडियंस हैं वो अपना इतिहास भूल गए जब से उन्होंने इन भगवान को वर्शिप करना शुरू किया है। सो इसी वजह से वो कहते हैं कि देयर इज अ नीड टू रीस्टैब्लिश एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और यही रीजन है कि मतलब क्योंकि वो भूल गए हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि दोबारा से हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करें और उसको वापस से लिखा जाए। सो ये इसी वजह से आपको इंडोलॉजिस्ट या ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखने को मिलेगा। बट ये जो ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट थे, ये 3 मेन थिंग्स से, 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे। पहली चीज़ क्या थी? इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट। देखिए, यूरोप में इस समय पे एनलाइटनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उस एनलाइटनमेंट मूवमेंट के तहत ये कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन में अगर हम उनके नेचर की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आता है? अगर हम बात करते हैं
उनके कास्ट या कल्चर के बारे में, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस आता है। दोनों इंसान हैं तो एज अ नेचर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम उनकी सोसाइटी, नॉर्म्स, ठीक है, कल्चर, ये सब चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है और उसको बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरा इन्फ्लुएंस जो जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो जो चीज़ थी वो थी रोमांटिसिज्म के ऊपर। सो यहाँ पे इनको एक मतलब इनको ये था कि नई चीज़ों के बारे में जानना है। सो जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं रिलेटेड टू नॉन यूरोपियंस, उसके बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे थे, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रिलीजन, नॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तीसरी चीज़ से ये इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक स्पिरिट। तो देखिए ये कहते हैं टू नो अबाउट थिंग्स, मतलब पहले तो जानना है चीज़ों को, उसके बाद उसको क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना है। तो आप देखेंगे ये जो ओरिएंटलिस्ट है या इंडोलॉजिस्ट है वो तीन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, एनलाइटनमेंट के थॉट से, रोमांटिसिज्म से और साइंटिफिक स्पिरिट से, ठीक है। और जो अर्ली इंडोलॉजिस्ट एफर्ट्स थे वो क्या थे? इंडोलॉजी मे बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक डेटा रिलेटिंग इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो देखिए इंडोलॉजी बेसिकली है क्या? ये बात कर रहे हैं, उस पढ़ाई की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ साइंटिफिक डेटा रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये साइंटिफिक तौर पे जो इंडिया का इतिहास है या जो हमारी संस्कृति है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप देखेंगे कुछ हद तक इग्नोर कर रहे हैं। और इसके पीछे ना इनका एक और मोटिव था, दैट वाज एवेंजेलिकल मोटिव्स। तो देखिए आपको मालूम है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में आए थे और उनका मेन सोल पर्पस क्या था? अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना। तो अगर वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को कन्वर्ट करे तो उससे पहले उनको कन्विंस करना पड़ेगा इस ये बोलकर कि जो आपका धर्म है या आपकी जो संस्कृति है वो सही नहीं है, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, तो इसी वजह से वो कमियों को हम दूर करेंगे। तो एक उनका वहाँ पे पर्सनल मोटिव भी हमें दिखाई देता है और बाइसनेस आप देखेंगे यहाँ पे आ जाती है। बट विलियम जोन्स से पहले भी बहुत से लोग ऐसे हुए थे जिन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जैसे कि ग्लैडविन हुए हैं, हॉलहेड, विल्किंस एंड डनकन। और इन लोगों ने एफर्ट किया है कि दोबारा से रिवाइटलाइजेशन करना ऑफ हिंदू लर्निंग एंड फिलॉसफी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में जानना। तो अब ये क्यों इन्होंने किया, मतलब ये जो भी मैंने ऑथर्स की बात करी वो क्यों इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला ये है कि उनका खुद का इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो जानना चाहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन कल्चर को। और दूसरा है ऑफिशियल इंटरेस्ट। ऑफिशियल इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया गया था कंपनी द्वारा कि जो जितने भी लोग हैं, जो भी ब्रिटिशर्स हैं इंडिया में, जो भी उसके एम्प्लॉय हैं, कि वो यहाँ के लोगों को और उनकी साइकी को पढ़े। देखिए अब ब्रिटिशर्स को जब इंडिया में आए उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो कंट्री है ये बहुत रिच है हर तरीके से, तो यहाँ पे वो बहुत आसानी से जो इंडियन रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ठीक है, जो कि उन्होंने किया भी। तो अगर उनको लंबे समय तक यहाँ पे बने रहना है, लंबे समय तक इंडिया को रूल करना है, तो उसके लिए आप तब तक किसी पे रूल नहीं कर सकते जब तक आपको समझ में नहीं आए वो लोग कैसे हैं। तो इसी वजह से शुरुआत में उन्होंने ये कोशिश करी कि वो लोगों को समझे, उनके कल्चर को समझे, ठीक है, और उनके रिलीजन को समझे, उनके हिस्ट्री को समझे, ठीक है, उनकी साइकी को समझे कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर आपका उनके ऊपर रूल करना आसान हो जाएगा। तो इस पर्पज से आप देखेंगे जो शुरुआत के जो कुछ लोग हैं उन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को दोबारा से रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करी। और दूसरा क्या चीज़ है, जो इंडोलॉजिस्ट हैं दे ऑल्सो गॉट पेट्रन अंडर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी ये एक एफर्ट किया कि जो है इस तरीके की हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाए। और क्योंकि उसके पीछे उनका खुद का भी इंटरेस्ट था, जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो चाहते थे इंडियन हिस्ट्री को और अच्छे से समझना। और इसके अलावा आप देखेंगे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी और उन्होंने बहुत सारे आप देखोगे इंडियन पेंटिंग्स को और मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके रखा था। और वो खुद भी मतलब जो भगवत गीता है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट
सीरियस था, इसी वजह से आप देखेंगे कि वो इस स्टडी को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस थे। तो अभी हम पहले जो ओरिएंटलिस्ट हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट है उनके बारे में बात करेंगे, वो हैं विलियम जोन्स। तो इनका टाइम पीरियड रहा है कुछ 1746 से लेकर 1794 सीई तक। सो अगर हम चाइल्डहुड की बात करें विलियम जोन्स के, तो इनके बचपन में ही ये काफ़ी यंग थे जब इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो इनकी मदर ही जो है इनको ब्रॉटअप करती हैं, और जब छोटे से ही मतलब इनको पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो इन्होंने हिब्रू लैंग्वेज सीखी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज सीखी इन द एज ऑफ 17। और जब खैर ये बचपन में इन्होंने ये भाषाएं सीख ली थी, जब वो 17 ईयर्स के होते हैं तो वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं, जहाँ पे वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज भी सीखते हैं। और 1783 में बिकॉज ही न्यू लॉ ही वॉज अपॉइंटेड एज जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। आपको पता है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं यहाँ के, ठीक है, और यहाँ पे आकर जो है ये क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे जज भी अपॉइंट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने लॉ करी थी। ये कब होता है 1783 में। और उसके बाद ये फॉर्म करते हैं बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी फाउंड करते हैं कब? इन जनवरी 1784। और ये किसकी हेल्प से करते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प से। और इनका मेन वर्क क्या था? वॉज टू कैरी रिसर्च एंड पर्शियन टू कैरी रिसर्चेस एंड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन टेक्स्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और जितने भी पर्शियन या संस्कृत टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करें। और सबसे पहले जो विल्किंस थे उन्होंने ट्रांसलेट किया भगवद गीता को इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो कि पब्लिश करी गई इन द ईयर 1784 सीई। इसके बाद जो विलियम जोन्स है उन्होंने ट्रांसलेट किया शकुंतला और गीत गोविंद को इंग्लिश लैंग्वेज में कब? इन 1789। और इसके साथ साथ जो मनुस्मृति है उसको भी ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। तो आप देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे इन दी फील्ड ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सो एक और बड़ी अचीवमेंट जोन्स की ये थी दैट ही ड्रू अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड अबाउट द रिच एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। तो जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी उससे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है कि जो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है और कितनी रिच है। इसके लिए उन्होंने 11 डिस्कोर्सेज उन्होंने पब्लिश किए, जिसमें से 8 जो थे वो हिस्ट्री पे थे और बाकी के जो उसमें से एक जो है वो साइंस के ऊपर था। इसके अलावा 1786 में इट वाज सेड दैट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम मदर टंग। अच्छा देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये कहते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही मदर टंग से आई है। अब ये मदर टंग कौन सी है ये नहीं पता है किसी को, बट इन सब का ओरिजिन एक ही मदर टंग से हुआ है। और इसके लिए एग्जाम्पल ये देते हैं, जैसे कि पर्शियन में बोला जाता है पिटर, ठीक है, संस्कृत में बोला जाता है पितर, ग्रीक में बोला जाता है पेटर, लैटिन में बोला जाता है पेटर, जर्मन में बोला जाता है फेटर, और इंग्लिश में बोला जाता है फादर। तो आप देखेंगे ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में बताए, इन सबकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सब का मीनिंग भी एक ही है, विच मीन्स फादर। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के बारे में इन्होंने बताया जो कि जिनका मीनिंग एक था, और उनकी कुछ हद तक आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर मिलती है। इसके बाद ये एक और चीज बोलते हैं अबाउट द आर्यन रेस। तो ही टेल्स दैट इंडो यूरोपियन रेस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम रेस एंड दैट इज आर्यन रेस। तो ये कहते हैं कि जो इंडो यूरोपियन रेस है वो भी आर्यन रेस से ही उसका ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा ये चंद्रगुप्त से रिलेटेड भी एक बात कहते हैं, ये 2 थ्योरीज देते हैं, एक ऑफ सिंक्रोनिज्म एंड सेकेंड इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो अब देखिए, इन्होंने ग्रीक टेक्स्ट भी पढ़ा था और इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट भी पढ़ा था, क्योंकि इनको दोनों लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो इस वजह से ये कहते हैं ग्रीक में उनको एक रूलर का मेंशन मिलता है जिनका नाम था सेंड्रोकोटा, और वो रूल करते थे कैपिटल जिसका नाम था पालीभूत्र। और अगर आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करें तो नंद रूलर को मार के जिन्होंने रूल किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वो राजा बनते हैं और उनकी कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र। सो यहाँ पे विलियम जोन्स कहते हैं कि ये जो दोनों, जो ग्रीक रूलर जिसके बात ये कर रहे हैं सेंड्रोकोटा, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक ही हैं। सो ये इनकी एनालिसिस थी कि ये दोनों सेम ही हैं।
और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये बोलते हैं कि फ्रॉम 325 BC, यहाँ से 325 BCE से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डेट्स जो है वो प्लेस की जाती हैं। सो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो विलियम जोन्स लेकर आए हैं। तो खैर अभी आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये पार्ट 1 है रिगार्डिंग दी ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम बाकी और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी मुझे टॉपिक्स बताइए कि जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।